Hello students, welcome to Government Commerce College BCom Part First EAFM Paper Second Banking and Finance Chapter Reserve Bank RBI and topic subpoint Credit Control by RBI। रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण और रिजर्व बैंक साख नियंत्रण कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा सा हमें अध्ययन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का सबसे महत्वपूर्ण साख नियंत्रित करने वाला एक बैंक है। साख नियंत्रण के दो बातें होती हैं। प्रथम, साख की मात्रा को इस तरह से नियंत्रित करना कि आवश्यकतानुसार साख का संकुचन एवं विस्तार हो सके। दूसरा, व्यापारिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख की दिशा का नियमन किया जा सके। भारत एक विकासशील बहुत बड़ा राष्ट्र है में साख नियंत्रण का मूल उद्देश्य स्थिरता लाने के साथ आर्थिक विकास करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक अपने साख नियंत्रण नीति का निर्माण भी करता है। रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसे साख नियंत्रण के उपकरण भी कहते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियमन एवं नियंत्रण हेतु मात्रात्मक तथा गुणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों के द्वारा साख का नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मात्रात्मक विधियां, साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियां। क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियां वे विधियां होती हैं जिनका प्रयोग करने पर साख की मात्रा प्रभावित होती है, अर्थात साख की मात्रा में सीधे कमी अथवा वृद्धि होती है। साख नियंत्रण की विधियां ही साख नियंत्रण के उपकरण कहलाते हैं। ये विधियां इस प्रकार से हैं, जैसे इसमें मात्रात्मक विधियां, और मात्रात्मक विधियों में यहाँ पर दे रखा है बैंक दर, बैंक रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट, तरल कोषानुपात और नकद कोषानुपात। तो सबसे पहले मात्रात्मक विधियों में हमारे पास आता है बैंक दर, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक दर से तात्पर्य उस न्यूनतम दर से है जिस पर रिजर्व बैंक देश में कार्यरत व्यापारिक बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को पुनः बुनाने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक बैंक दर नीति में परिवर्तन करके देश में साख की मात्रा पर नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय दर 3% से निश्चित की गई थी। उसके बाद उसमें 10 बार परिवर्तन किए जा चुके हैं। 15 नवंबर 1951 में बैंक दर को 3% बैंक दर के माध्यम से साख नियंत्रण क्रिया को दर्शाया गया था। दूसरा टॉपिक इसके अंदर आता है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जब रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है तो इसे खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। यदि रिजर्व बैंक देश में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो ऐसी दशा में वह मुद्रा बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय करना प्रारंभ कर देता है, जिससे बैंकों की तरह कोषों में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बैंक साख अधिक मात्रा का निर्गमन करता है। इसके विपरीत यदि साख का संकुचन करना होता है तो रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ कर देता है, जिससे बैंकों के नकद कोषों में कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साख निर्माण की क्षमता में कमी आ जाती है। इसे खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। केंद्रीय बैंक अपनी बैंक दर को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए खुले बाजार की नीति अपनाते हैं। इस नीति का आशय है कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उद्देश्य से मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्रथम श्रेणी के बिलों एवं प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। जब रिजर्व बैंक को ऐसा प्रतीत होता है कि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति हो रही है तो वह बैंक दर में वृद्धि करके प्रतिभूतियों के धारकों को प्रतिभूतियां क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत जब मुद्रा संकुचन की स्थिति बाजार में उत्पन्न होती है तो ब्याज दर में कमी कर देता है, जिससे प्रतिभूति धारक अपनी प्रतिभूतियों का विक्रय
रिजर्व बैंक को करने लगते हैं, जिसके अतिरिक्त मुद्रा चलन में आ जाने से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात इससे मुद्रा प्रसार तथा संकुचन दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक अपनी बैंक दर को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए खुले बाजार की नीति अपनाते हैं। इस नीति का आशय है कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उद्देश्य से मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्रथम श्रेणी के बिलों एवं प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय किया जाना है। जब रिजर्व बैंक को ऐसा प्रतीत होता है कि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति हो रही है, तो वह बैंक दर में वृद्धि करके प्रतिभूतियों के धारकों को प्रतिभूतियां क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत जब मुद्रा संकुचन की स्थिति बाजार में उत्पन्न होती है तो ब्याज दर में कमी कर देता है, जिससे प्रतिभूति धारक अपनी प्रतिभूतियां को विक्रय रिजर्व बैंक को करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रा चलन में आ जाने से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से मुद्रा संकुचन और मुद्रा विस्तार को रोका या बढ़ाया जा सकता है। तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है साख नियंत्रण का, जो है नकद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशियो। प्रत्येक व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है। इन कोष की दर में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब रिजर्व बैंक साख का संकुचन करना चाहता है तो इन कोषों की दरों में वृद्धि कर देता है, जिससे बैंक की साख निर्माण की शक्ति कम हो जाती है। इसके विपरीत रिजर्व बैंक जब मुद्रा प्रसार करना चाहता है तो इन नकद कोषों की दरों में कमी कर देता है। इसके परिणामस्वरूप साख निर्माण की शक्ति में वृद्धि होती है। नकद कोषानुपात के संबंध में रिजर्व बैंक को विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। 30 मई 1973 को रिजर्व बैंक द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 29 जून 1973 से 28 जून 1974 तक अनुसूचित बैंक को अपनी कुल जमा का 5% कोष रखना होगा। 8 सितंबर 1973 को इस न्यूनतम कोष की आवश्यकता को बढ़ाकर 6% तथा 2 सितंबर 1973 से 7% कर दिया गया, लेकिन 18 अप्रैल 1974 को इसे घटाकर पुनः 5% कर दिया गया। इस प्रकार रिजर्व बैंक जब भी आवश्यकता पड़े अपने नकद कोषानुपात में कमी अथवा वृद्धि करता रहता है। रिजर्व बैंक के पास 3% न्यूनतम कोष राशि से जो भी अधिक राशि जमा कराई जाती है उस पर 16 नवंबर 1984 से 10% की दर से ब्याज दिया जाता है। नकद कोषानुपात में कमी के लिए दंड की भी व्यवस्था की गई है। 28 फरवरी 1987 में पुनः परिवर्तन में से अब नकद कोषानुपात की दर बढ़ाकर 9.5% रह गई है। और इस प्रकार नकद कोषानुपात में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी करता है। नकद कोषानुपात में वृद्धि से 300 से 400 करोड़ की साख मात्रा प्रभावित होती है। वर्तमान में नकद कोषानुपात 4% है वर्ष 2019। अब आता है नंबर 4, वैधानिक तरलता अनुपात, जिससे बोलते हैं वैधानिक तरल कोष, स्टेटरी लिक्विडिटी रिजर्व। प्रत्येक इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के लिए अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत भाग तरल रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है। इस तरल कोषानुपात में कमी या वृद्धि के द्वारा व्यापारिक बैंकों के साख निर्माण की क्षमता को प्रभावित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक वैधानिक तरल कोषानुपात में परिवर्तन करके साख पर नियंत्रण करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साख नियंत्रण के लिए एक नई पद्धति का आविष्कार हुआ, जिसके द्वारा देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक द्वारा अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग तरल रूप में अपने पास रखना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 के अनुसार बैंकों को अपने कुल दायित्वों का 20% भाग तरल कोष में रखना पड़ता था। 16 मई 1974 को यह अनुपात बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सन 1978 में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से यह अनुपात सितंबर 1978 से बढ़ाकर 33% कर दिया गया। 1978 में ये बढ़ाकर यह 34% की दर की गई। 25 सितंबर से यह 34.5% तथा 30 अक्टूबर 1981 में 35% किया गया। तथा वर्तमान में वैधानिक तरल कोषानुपात 22% है वर्ष 2019। इस
अनुपात का उद्देश्य बैंकों को साख निर्माण क्षमता में को नियंत्रित करना है। इस अनुपात में वृद्धि से तरल कोषों का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने में जहां एक ओर सरकार को वित्त की उपलब्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर जनता में बैंकों के प्रति विश्वास रखना बढ़ा है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि नकद कोषानुपात की राशि रिजर्व बैंक के पास जमा रहती है, जबकि तरल कोषानुपात की राशि बैंकों के पास ही जमा रहती है, लेकिन इसका उपयोग उधार देने के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि उसको अपने पास जमा के रूप में रख करके किया जा सकता है। साख नियंत्रण की ये विधि समाप्त होती है। अब आता है गुणात्मक विधियाँ, क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। यहाँ पर साख नियंत्रण की इस व्यवस्था में उन सब पद्धतियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें बैंकों की नकद की मात्रा को प्रभावित किए बिना साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, जिससे साख का प्रयोग प्राथमिकताओं के अनुसार किया जा सके। जिसके परिणामस्वरूप साख नियंत्रण का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह सभी क्षेत्रों में साख की मात्रा को समान रूप से प्रभावित कर देता है, जबकि गुणात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना नहीं है, वरन साख के विभिन्न प्रयोगों पर वांछित प्राथमिकताओं के द्वारा अनुकूलतम नियंत्रित किया जाता है। और ये टॉपिक है अलग अलग, जैसे साख की राशनिंग। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1940 की धारा 21 के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह साख नियंत्रण के उद्देश्य से किसी एक बैंक या सभी अनुसूचित बैंकों की ऋण नीति का निर्धारण कर सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित इस नीति का पालन सभी बैंकों या संबंधित बैंकों को करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार है कि वह चाहे जिस बैंक को यह आदेश दे सकता है कि वे किस कार्य के लिए ऋण दें और किस कार्य के ऋण न दें। नंबर 2 आता है प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 36 के अनुसार रिजर्व बैंक को ये साख नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के आधार पर बैंक किसी भी बैंक विशेष की रणनीति निर्धारित कर सकता है, ब्याज दरों का निर्धारण तथा ऋण सीमाओं का निर्धारण कर सकता है, ऋण देने की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है, ऋण तथा जमानत में अंतर में असुरक्षित ऋण देने पर रोक लगा सकता है, आदि अनेक कार्य कर सकता है। नंबर 3 आता है नैतिक दबाव एवं प्रचार, मोरल प्रेसुएशन एंड पब्लिसिटी। रिजर्व बैंक समय समय पर अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाता रहता है तथा गश्त पत्रों द्वारा सलाह देने का कार्य करता है। यह बैंकों के अधिकारियों को समझा बुझाकर साख नियंत्रित करने का कार्य करता है। 1989 में अवमूल्यन के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों को सट्टा कार्यों के लिए ऋण न देने का अनुरोध किया था। इसी प्रकार 1957 में सभी व्यापारिक बैंकों को सर्कुलर भेजकर अधिनियमों में कमी करने का सुझाव दिया गया था। अनेक बार रिजर्व बैंक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग बढ़ाने तथा अपने तरल कोषानुपात को बढ़ाने की सलाह भी देता रहता है। अब टॉपिक नंबर 4 आता है चयनात्मक साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की विधियों में से यह विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के द्वारा केवल चयनित क्षेत्रों में ही साख नियंत्रण पर यह प्रतिबंध लगते रहे हैं कि उनकी पूर्वानुमति के बिना किन किन क्षेत्रों में ऋण दिया जा सकता है और किन किन क्षेत्रों में ऋण नहीं दिया जा सकता है। जैसे 1957 में खाद्यान्नों की जमानत पर ऋण देने से पूर्व रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। अब आता है नंबर 5 मूल्यांतर का निर्धारण, फिक्सिंग ऑफ मार्जिन। इस विधि के अंतर्गत रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा माल की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में मूल्यांतर का निर्धारण सितंबर 1956 से करता आ रहा है। रिजर्व बैंक ने इस विधि के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था को 50,000 से अधिक ऋण देने पर रोक लगा दी है। जमानत के रूप में रखे जाने वाले माल के मूल्यांतर में
10% की वृद्धि कर दी है। अब खाद्यान्नों के मूल्यांतर 45% से बढ़ाकर 45% से बढ़ाकर 60% तथा चीनी अग्रिमों की मूल्यांतर सीमा 60% से 75% का निर्धारित कर दी है। कपास के अग्रिमों पर यह विशेष छूट है। नंबर 6 आता है ऋणों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ओवर लोन। रिजर्व बैंक समय समय पर अनावश्यक तथा अवांछित ऋणों पर प्रतिबंध लगाता रहता है। जैसे अप्रैल 1956 में शेयर्स की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी प्रकार कई बार सट्टे के लिए दिए जाने वाले ऋण तथा चीनी के लिए अग्रिमों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 35(1) के अनुसार रिजर्व बैंक को ऋण देने के संबंध में बैंकों को आदेश देने का अधिकार है। भारत में रिजर्व बैंक अपने अधिकार का उपयोग इस प्रकार से करता है, जैसे विभिन्न कटौती दरें, डिफरेंट रेट इंटरेस्ट, विभिन्न कटौती दरें, और इस विधि के अंतर्गत बैंक अलग अलग विनिमय बिलों की अलग अलग दर पर पुनः कटौती करता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के विनिमय बिलों की कटौती की दर कम होती है, अर्थात जिन क्षेत्रों में साख की मात्रा बढ़ानी हो उनकी कटौती रेट कम कर देते हैं और जिनमें घटानी हो उनकी ज़्यादा कर देते हैं। नंबर 2 है सब पॉइंट इसका, आयात पूर्व जमा, प्री इम्पोर्ट डिपॉजिट। अनावश्यक आयात पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने यह विधि अपनाई है कि जिससे विदेशी विनिमय की भी बचत हो सके। आयात के क्षेत्र में साख नियंत्रण करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने आयातकर्ताओं को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय ही आवेदन पत्र के साथ आयातों का मूल्य जमा कराने की नीति निर्धारित की है। तीसरा है इसके अंदर सब पॉइंट, साख जमा निर्धारण, लिमिट ऑफ क्रेडिट। रिजर्व बैंक ने चयनित साख नियंत्रण की विधि के अंतर्गत कई क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया है, जिससे रिजर्व इस सीमा में अधिक साख नहीं दी जा सके। इस प्रकार रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का कार्य करता है। धन्यवाद। थैंक यू।